नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे और यह प्रैक्टिस पेपर नंबर आपका 10 है दोस्तों। इसके पहले हम 9 पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ बाल विकास, हिंदी, गणित, संस्कृत के मैं आपके प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। सारे प्रैक्टिस पेपर का एक ही लिंक बना दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करेंगे पर्यावरण अध्ययन के आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर। इस प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे और इस प्रैक्टिस पेपर में 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करेंगे। संपूर्ण कंसेप्ट का पूरा निचोड़ आपको देखने को मिलेगा और एग्जाम के पहले प्रिपरेशन का बेहतर मौका है तैयारी करने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से जान लेते हैं आपका फीडबैक, आपका स्कोर कितना है। मान लीजिए आज आपका एग्जाम हो रहा है और ईवीएस में 30 में से आपका स्कोर क्या है, आप लोग जरूर फीडबैक कीजिएगा। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? 1900 में, 1905 में, 1910 में, 1914 में प्रारंभ हुआ। नीचे कमेंट बॉक्स बना है, प्रत्येक शिक्षा बंधु, प्रत्येक भाई बहन यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन साथियों आपके 1905 से प्रारंभ हुआ। 1905 की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक, ट्रैक्टर या कृषि अपशिष्ट की बात करेंगे। तो कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो आप लोग देखते हैं, जानते हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं, किसान से जुड़े हुए हैं। हर घर में किसान है, हर गांव में किसान है और गांव से मिलकर हमारा देश बना हुआ है। और कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण के जो प्रमुख कारण होता है वह है रासायनिक कीटनाशक। जब हम रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो वायु के साथ मिलकर यह वायु प्रदूषण का कारण बनता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए जान लेते हैं तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। ईंधन के रूप में प्रयुक्त संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रचलित नाम सीएफसी है, एलपीजी है, सीएनजी है या सीओ है? सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मेरे प्यारे मित्र, शिक्षक बंधु, भाई बहन, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, जायसवाल सर आप सभी का आवर फैमिली टीचर्स फैमिली में स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो ईंधन के रूप में प्रयुक्त संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सभी को पता होगा हम किसकी बात करेंगे, सीएनजी की नहीं बात करते हैं, ना ही हम सीएफसी की बात करते हैं, कि बात करेंगे एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम की बात करेंगे या सीएनजी की बात करेंगे। तो यहाँ पे सीएनजी होना चाहिए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में क्या होना चाहिए, सीएनजी होगी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, सीएनजी। यहाँ पे सी की जगह जी होना चाहिए, मिसप्रिंट हुआ है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रहों में या कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रहों से कौन सी गैस का सर्वाधिक सर्जन होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या सीएफसी की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा, सभी फीडबैक कीजिएगा, सभी शिक्षक बंधु, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी। तो कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रहों से कौन सी गैस का सर्वाधिक सर्जन होता है? हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 की बात कर रहे हैं। जी हाँ, कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रहों में कौन सी गैस का सर्वाधिक सर्जन होता है? वह होता है सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे। पांचवा प्रश्न है साथियों, किसी उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है? पेंट व पॉलिश, चीनी, इस्पात या सीमेंट की बात करेंगे। फटाफट कमेंट करें, फटाफट स्कोर बताएं और अपनी तैयारी को बेहतर करें, जांचें परखें। इस प्रश्न का फीडबैक आ चुका है कि किस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक जो है वायु प्रदूषण होता है, वह है पेंट और पॉलिश उद्योग की बात करेंगे। छठा प्रश्न है साथियों, किस महानगर को स्मॉगी सिटी कहा गया है? आपके दिल्ली महानगर को, इंदौर को, भोपाल को या कोलकाता को कहा गया है? नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, सभी प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो किस महानगर को स्मॉगी सिटी कहा गया है? वह महानगर आपका कोलकाता है।
डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न बेमिसाल प्रश्न, वीवीआईपी कैटेगरी का यह प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सिलेक्शन की दृष्टि से, संभावित की दृष्टि से कि विद्युत अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। हम किसकी बात करें साथियों, आपके मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में आपके विद्युत अनुसंधान केंद्र जबलपुर पर है, भोपाल पर है, विदिशा पर है या इंदौर पर है। सभी कमेंट कीजिएगा, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट तैयारी कीजिए और सिलेक्शन पाइए। तो विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, हम बात करेंगे कैपिटल ऑफ एमपी की बात करेंगे, मध्य प्रदेश के कैपिटल की बात करेंगे, भोपाल की बात करेंगे, राजधानी की बात करेंगे। यहाँ पर विद्युत अनुसंधान केंद्र है, भोपाल इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों 8वां प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, बेहतरीन प्रश्न है। वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव चक्रवात है, अम्लीय वर्षा है, मूसलाधार वर्षा है या आंधी है। आपको पता है एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ लेकर आते हैं, संपूर्ण कंसेप्ट से आपके यह 30 प्रश्न होते हैं। तो वायु प्रदूषण का जो दुष्प्रभाव अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारा अम्लीय वर्षा की बात करेंगे, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। महानगरों में होने वाले धूम कोहरा जो होते हैं वह किसका परिणाम है, आपके वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, नाभिकीय प्रदूषण से, भूमि प्रदूषण से। तो महानगरों में होने वाला जो धूम कोहरा होता है वह किसका परिणाम है, सभी लोग जानते हैं। हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, सभी कमेंट कीजिएगा। जो धूम कोहरा के नाम से विख्यात है और कोई नहीं है, कोहरा वायु प्रदूषण की बात करेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद और वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों एग्जाम फतेह की तैयारी चल रही है, सिलेक्शन की तैयारी चल रही है। 101% यहाँ पे सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा, किसकी बात कर रहे हैं, 101% सिलेक्शन की बात करेंगे। तो महानगरों में होने वाले धूम कोहरा किसका परिणाम है, आपके वायु प्रदूषण की बात करेंगे। 10वां प्रश्न दिया गया है, ताप विद्युत ग्रहों से निकलने वाली राख से मुख्यतः होता है जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या विकिरण होता है। मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को क्रैक करना, सभी कमेंट कीजिएगा। ताप विद्युत ग्रहों से निकलने वाली राख से मुख्यतः क्या होता है। देखिए जब ताप विद्युत ग्रहों से निकलने वाली राख है, जो राख होता है तो वह कहाँ पर जाके मिटेगा या कहाँ पर जाके मिलेगी, तो सभी को पता है मिट्टी मिलती है। तो हम मिट्टी में जब मिलेगी तो मिट्टी को क्या करेगी, प्रदूषित करेगी। तो ताप विद्युत ग्रहों से निकलने वाली राख से मुख्यतः क्या होता है, मृदा प्रदूषण होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लगातार गहन कृषि का परिणाम होता है मृदा की उर्वरता बढ़ना, मृदा में पोषक तत्वों की कमी, मृदा अपरदन की बात करेंगे, क्षारीयता की बात करेंगे। तो लगातार गहन कृषि का जो परिणाम होता है साथियों, वह होता है मृदा में पोषक तत्वों की कमी की बात करेंगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिक सिंचित तथा सघन कृषि वाले भागों की मृदा में प्रायः किसका अभाव रहता है, जिंक, मैग्नीज, ये सभी या लौह तत्व की बात करें। तो अधिक सिंचित तथा सघन कृषि वालों भागों की जो मृदा में प्रायः जिसका अभाव रहता है साथियों, वह होता है लौह तत्व। जी हाँ, जहाँ पर अधिक सिंचित या सघन कृषि वाले भाग होते हैं वहाँ पर लौह तत्व की कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है, सभी बताइएगा साथियों। लौह तत्व की कमी तो पाई जाती है, आपके जिंक की भी कमी पाई जाती है और मैंगनीज की भी कमी पाई जाती है। अर्थात ये सभी वाला जो हमारा ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। किसकी बात करेंगे, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों मृदा में उर्वरता बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव किससे नष्ट हो जाते हैं, अधिक सिंचाई से, जीवनाशी रसायनों से, कृषि यंत्रों के प्रयोग से या उर्वरकों की बात करेंगे। तो आप जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं। मृदा में उर्वरता बढ़ाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे किससे नष्ट हो जाते हैं, आपको पता है, वह साथियों जीवनाशी रसायनों से जो है नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि सिंचाई से नष्ट नहीं होते, न कृषि यंत्रों से होते, न उर्वरकों से। किससे नष्ट होते हैं, जीवनाशी रसायनों से। प्रश्न पर ही हमारा उत्तर दिया गया। देखिए आपके उर्वरता बढ़ाने वाले जीव किस में नष्ट होते हैं, तो जीवनाशी एक अपने आप में है कि जीवों को नष्ट करने वाला जीवनाशी। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ लॉजिकल हमें सोचना भी पड़ता है
और जिस प्रकार से अगर थोड़ा बहुत लॉजिकल आप सोचने लगेंगे तो धीरे धीरे आपकी क्या है, सोचने की लॉजिकल सोचने की शक्ति बढ़ेगी और इसमें वृद्धि होगी। जब सोचने में वृद्धि होगी तो आप क्वेश्चन ज़्यादा कर पाएंगे, क्वेश्चन ज़्यादा अटेंड कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे, तो सिलेक्शन अवश्य कर पाएंगे साथियों। अगला प्रश्न है, महानगरीय कूड़ा करकट पर आधारित जैविक खाद्य संयंत्र स्थापित है जयपुर में, भोपाल में, लखनऊ में, अहमदाबाद में। सभी कमेंट कीजिएगा। सारे चारों कैपिटल हैं, 4 राज्य के कैपिटल आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं और महानगरीय कूड़ा करकट पर आधारित जैविक खाद्य संयंत्र जो स्थापित है साथियों, हम बात करेंगे अहमदाबाद की बात करेंगे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी भाई बहन शिक्षक बंधु का यहाँ पे कोई कमेंट हो, अपना स्कोर हो, अपना फीडबैक करें, क्योंकि यहाँ पर कमेंट आपका सर्वोपरि है, सम्मान है प्रत्येक शिक्षक बंधु का, प्रत्येक भाई बहन का। तो किस पादप को बंगाल का आतंक कहा गया है? जलकुंभी को, शैवाल को, गाजर घास को या बिलाती बबूल की बात करेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो साथियों हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रत्येक किस पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है? अगर आपका जवाब जलकुंभी है तो बिल्कुल 100% आप सही जवाब दे रहे हैं। जी हाँ, राइट ऑप्शन आपका बंगाल का आतंक जलकुंभी को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समांतर होकर गुजरती है? ताप्ती नदी के, महानदी के, गोदावरी के या नर्मदा नदी की बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली जो कर्क रेखा है वह किस नदी के समांतर होकर गुजरती है? अगर आपका जवाब नर्मदा है, नर्मदा माता जी का है, बिल्कुल सही बात है। और आपको पता है एक नई जानकारी भी है मुख्यमंत्री नर्मदापुरम, ये नाम सभी लोग परिचित होंगे। जी हाँ, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि का कारण है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, शोर प्रदूषण, तापीय प्रदूषण। तो अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि का कारण क्या होता है? जिनको रात में नींद नहीं आती है, बस मोबाइल में टक टुक बस व्हाट्सएप चैटिंग लगे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, नींद ही नहीं आ रही है, कोई टेंशन में अपने आप में मगन है, उसको नींद नहीं आ रही है। बहुत सारे आप लोग देखते होंगे नींद से बहुत ज़्यादा कि नींद क्यों नहीं आती है। तो अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि का जो कारण हो रहा है साथियों, वह एक साइंटिफिक है, वह है शोर प्रदूषण। जी हाँ, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कहीं आपको शांति और सुकून वो मन नहीं मिल रहा है, कहीं आप पहाड़ों जाइए, जंगलों में जाइए, एक शांत सुकून सा मन मिलता है। जो पहले का समय था, 8 से 10 साल पहले के समय की बात करें, जब हमारा बचपन हुआ करता था, तो आप सभी लोग जानते हैं, और आज के बचपन की देखें तो बहुत ही धरती आसमान का फर्क है। कहते हैं देश ऊंचाइयों को छू रहा है, पर कहीं ना कहीं हम प्रकृति से दूर भी होते जा रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, समुद्रों में प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? आणविक परीक्षण, तैलीय रिसाव, उद्योग धंधे या तटीय नगर। तो आप जानते हैं, समझते हैं कि समुद्रों में प्रदूषण का जो प्रमुख कारण होता है वह है तैलीय रिसाव, तेलीय चीज़ों का रिसाव। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं भूमध्य रेखीय वन, पतझड़ वन, कोणीधारी वन, मैग्रोव वन। जब हम ईवीएस की क्लास कर रहे थे, ये सारे प्रश्न हम आपको ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन्होंने ईवीएस की क्लास हमारे लगभग 1-2 साल से क्लासेस चल रही हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष से हमारी क्लास ज्वाइन किया होगा, प्रत्येक क्लास अटेंड किया होगा, इस मॉडल प्रैक्टिस पेपर पर वादा करता हूँ 25+ का स्कोर वो अवश्य कर पाएंगे। तो समुद्री प्रदूषण के कारण क्या नष्ट हो रहे हैं साथियों? मैग्रोव वन की बात करेंगे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो धर्मिता से प्रदूषित स्थल के निकट वितरण करने वाले जीव जंतुओं में शिकायत होती है? त्वचा हटने की, ट्यूमर की, अंधेपन की या बेहोशी की होती है? आप जानते हैं कि रेडियो धर्मिता से प्रदूषित स्थल के निकट वितरण करने वाले जीव जंतुओं में जो ज़्यादातर शिकायत होती है वह होती है त्वचा हटने की। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रेडियो सक्रिय तत्व के विकिरण से उपजाऊ मृदा भी नष्ट हो जाती है? जी हाँ, बेहतरीन प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। एक एक प्रश्न का फीडबैक इंपॉर्टेंट है। तो किस रेडियो सक्रिय तत्व के विकिरण से उपजाऊ मृदा भी नष्ट हो जाती है? वह आपका स्ट्रोंशियम, यूरेनियम, थोरियम या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। तो आप जानते हैं कि जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है स्ट्रोंशियम
रेडियो सक्रिय तत्व के विकिरण की उपजाऊ मृदा भी नष्ट हो जाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यूरेनियम खनन के दौरान विकिरण का उदाहरण है। तो यूरेनियम खनन के दौरान विकिरण का उदाहरण धनबाद खदानें हैं, झरिया खदानें हैं, जादूगुड़ा खदानें हैं या कोरापुट की खदानें हैं। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। शिक्षक बनना है, अध्यापक अध्यापिका बनना है तो अभी से आपको कमेंट करना पड़ेगा, कमेंटेड होना पड़ेगा। अपने आप को यहाँ पे एक प्रोग्रेस कीजिए कमेंट करने का और करेक्ट आंसर करने का। इससे बड़ी तैयारी आपकी एग्जाम के पहले शायद आप लोग बेहतरीन कर सक पाते हैं या कर पाएंगे। तो यूरेनियम खनन के दौरान विकिरण का जो उदाहरण होता है वह हमारा जादूगुड़ा की खदानें की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रिय तत्वों के विकिरण से उत्पन्न खतरों को कहा जाता है। रेडियो सक्रिय खतरे, नाभिकीय खतरे, विकिरण खतरे या आणविक खतरे की बात करेंगे। खतरा, डेंजर की बात करेंगे। तो रेडियो सक्रिय तत्वों के विकिरण से उत्पन्न खतरों को क्या कहा जाता है? आप जानते हैं, रेडियो का नाम ले लेते हैं तो वह रेडियो सक्रिय खतरे की। जी हाँ, रेडियो सक्रिय तत्वों के विकिरण से उत्पन्न खतरों को रेडियो सक्रिय खतरा ही कहा जाता है। क्वेश्चन ही आपका हमारा आंसर बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है लेकिन हम क्या होते हैं, मिस्टेक कर देते हैं कि क्वेश्चन ही आंसर कैसे हो सकता है। अगला प्रश्न, सोना, पेट्रोलियम तथा कोयला उदाहरण हैं पहाड़ के, खनिज पदार्थ के, जीवाश्म के या इनमें से कोई नहीं। तो सोना, पेट्रोलियम तथा कोयला जो उदाहरण है साथियों, वह आपके खनिज पदार्थ के उदाहरण कहला जाएंगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि प्रदूषण के किस स्रोत से समुद्री चिड़ियाओं की सर्वाधिक मृत्यु होती है? तैलीय प्रदूषण, वाहित मल, औद्योगिक अपशिष्ट या रेडियो सक्रिय पदार्थ की बात करेंगे। प्रदूषण से किस स्रोत से समुद्री चिड़ियों की सर्वाधिक मृत्यु होती है? तो आप जानते हैं, समझते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, प्रदूषण के जो है किस स्रोत से समुद्री चिड़ियों की सर्वाधिक मृत्यु होती है। देखिए, प्रश्न पर ही आपका उत्तर दिया गया है। अगर आपने प्रश्न समझ लिया, देखिए समुद्री चिड़ियों की बात कर रहे हैं तो समुद्री चिड़ियों के यहाँ पे बात की जाई है तो अर्थात जब समुद्र में हमने क्या सबसे ज़्यादा प्रदूषण क्यों रहा, तैलीय प्रदूषण कहलाता है। तेल के फैलाव से हमारा जो है समुद्री प्रदूषण हो रहा है। तो समुद्री चिड़ियों की सर्वाधिक मृत्यु होती है तैलीय प्रदूषण के कारण ही होती है। अगला प्रश्न है, समुद्री सतह पर तेल के फैलाव को क्या कहते हैं? ऑयल कवर, ऑयल नेट, ऑयल क्लिक या ऑयल फ्लोर कहा जाता है। तो समुद्री सतह पर जो तेल का फैलाव होता है उसे ऑयल क्लिक कहते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है? बॉम्बे हाई, दीव, दमन या आलिया बेट। देखिए, जो आपके महत्वपूर्ण आपके राज्य हो गए, उनके राज्यों के आपके कैपिटल मालूम होना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको मालूम होना चाहिए कौन कौन से हैं, ठीक है, ये मालूम होना चाहिए क्योंकि ये भी एग्जाम पर कभी कभी पूछ लिया जाता है। एक प्रश्न जरूर इनसे रिलेटेड अवश्य आएगा। या पड़ोसी राज्य पूछ लिए जाते हैं कि इसके पड़ोसी राज्य हैं, 3-4 राज्यों के नाम दे जाएगा ऑप्शंस पे, प्रत्येक ऑप्शन पे दिए रहेगा। तो आपको आपके देश का राज्यों, उनके कैपिटल के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और इस प्रश्न की अगर बात करें कि अरब सागर में स्थित भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है, तो वह होगा बॉम्बे हाई। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, आपका कमेंट फीडबैक शुरू पर है। सभी प्यारे में सभी शिक्षक बंधु यहाँ पे अपना अपना फीडबैक, अपना अपना कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निरंतर होने वाले सामान्य शोर को दुष्प्रभावों के कारण को कहते हैं? मीठा जहर, धीमा जहर, तीव्र जहर या स्थायी जहर कहते हैं। तो निरंतर होने वाले सामान्य शोर के दुष्प्रभावों के कारण उसे धीमा जहर कहा जाता है, क्योंकि सामान्य की बात कर रहा है और जो निरंतर हो रहा है तो क्या है, धीरे धीरे समांतर हुए धीरा जहर कहलाएगा, सॉरी धीमा जहर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके प्रैक्टिस पेपर के 2 और प्रश्न बचे हुए हैं। जल्द ही हम आपके पर्यावरण अध्ययन NCERT के पैटर्न पर प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर 10 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। किस परिस्थितिकी इकोसिस्टम की बात करेंगे? तो परिस्थितिकी तंत्र में
उपस्थित अजैविक की मात्रा कहलाती है? सफेदकरण या सफेदरण, स्थायी अवस्था, निर्जीव अवस्था या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट कीजिएगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जो अजैविक की मात्रा होती है वह निर्जीव अवस्था कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे अजैविक दिया गया है और निर्जीव हो जाएगा, और यहाँ पे अगर जैविक दिया होता तो ऑप्शन पे सजीव होता। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य में मिला हुआ है? महाराष्ट्र राज्य में, गुजरात राज्य में, राजस्थान राज्य में या उत्तर प्रदेश राज्य में? सभी मेरे शिक्षक बंधु प्यारे भाई बहन सभी कमेंट कीजिएगा। तो मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग साथियों किस राज्य पर मिला हुआ है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग जो अगर मिला हुआ है, सीमा की बात करें तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा है। इसके बाद राजस्थान की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम 30 महत्वपूर्ण जो है आपके प्रैक्टिस पेपर कहें या मॉडल पेपर को कंप्लीट कर चुके हैं, और 30 में से आप लोगों को जितना फीडबैक हो अपना अपना फीडबैक अवश्य बताइए। अपना स्कोर, अपनी तैयारी कीजिए, बेहतर तैयारी कीजिए और अपने आप को एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी समझिए। ये मौका है आपके लिए, बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, एक परिवार से जुड़कर मेहनत कर रहे हैं, और ये परिवार है, मेहनती परिवार है, और मेहनती हमेशा देर से सफल पाएगा लेकिन सफलता अवश्य मिलती है। इसीलिए कहते हैं यहाँ पर सिलेक्शन 101% श्योर एंड प्योर है। चलिए दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट आपके प्रैक्टिस पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह तैयारी जारी रखें। सभी मित्रों को शुभ रात्रि, धन्यवाद सभी।